नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों सबको पता है कि यूपीएससी पेड की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई 18 सितंबर। तो दोस्तों बड़े ही आराम से टॉपिक वाइज हिस्ट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि जब हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें तो ऐसा कोई भी पहलू हो ना हो जो छूट जाए। एकदम इतिहास के प्रारंभ से लेकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जैसे जैन धर्म हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसके फैक्ट जो है वो जान जाएंगे, उसके बाद हम उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो उसी से आज का क्लास जो है इतिहास की पहली क्लास है जिसमें केवल फैक्ट हम जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल से दोस्तों। ये चैप्टर 1 होगा आज का। इतिहास का जनक, सबको पता है कि जो दोस्तों इतिहास के हिस्ट्री के द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। इसने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। जो हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये कभी कभी ऐसे भी दे देता है हिस्टोरिका दोस्तों, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। इतिहास का जनक कौन है? कोशिश यही करूंगा दोस्तों कि क्लास में ही आपको ये सारे तथ्य याद हो जाए। तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। और उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। दोस्तों हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? जैसे मान लीजिए अशोक के बारे में उसके शिलालेखों के से जानकारी प्राप्त होती है। जिसने 18 शिलालेख हैं, स्तंभ लेख 7 हैं, 14 शिलालेख स्तंभ लेख हैं जो। तो ये दोस्तों इससे पता चलता है कि अशोक के बारे में कि अशोक कैसा राजा था, उसने क्या क्या सुधार किया, क्या क्या उसने नियम कानून बनाए, आदि आदि। फिर आपका मौर्य साम्राज्य हुआ, चाहे यौन साम्राज्य हुआ, चाहे आपका ये कण्व हुआ, या फिर मौर्योत्तर काल हुआ, इस जो भी स्तंभ लेख मिलते हैं उसी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्या है? ये जब अशोक ने ही शुरू किया था क्या, ये स्तंभ लेख का प्रचलन। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो अभी प्रचलन नहीं था, जैसे कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो, मतलब वह इतिहास का वह समय जिसका कोई भी साक्ष्य इस समय मौजूद ना हो, वो कौन सा काल होता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसने मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूरी तरह सभ्य नहीं था। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड नहीं था। क्या नहीं दोस्तों? सिविलाइज्ड नहीं था, मतलब वो उन्हें पता नहीं था कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, आदि आदि। तो वो असभ्य थे। उन्हें कोई एक निश्चित नियम नहीं थे, कोई समाज में कुछ नियम नहीं थे। कच्चे मांस को ही खा लेना, शिकार करके खाना, घरों में के बजाय गुफाओं में रहना। तो ये दोस्तों ये क्या, इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो वो कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल है। और इससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस काल को हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वी कैन डिवाइड दिस एरा बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ एरा। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से वह काल, मतलब अज्ञात काल दोस्तों कि मतलब अभी तक उसका लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है, तो वहां से लेकर लगभग 8000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थरों का युग, स्टोन एज। दूसरा है मिडिल एरा में है क्या? मध्य पाषाण काल। तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल क्या है दोस्तों? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का कब से है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और हमारा थर्ड है और लास्ट नव पाषाण काल। ये कब से है दोस्तों? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो 3 काल हो गए दोस्तों। पूरा पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इसने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूरी तरह सभ्य नहीं था, वो कौन सा काल है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल है। इस काल को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से
8000 ईस्वी पूर्व, उसके बाद मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसको रिमार्केबल है ये, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि पूछ देगा कि आग का आविष्कार कैसे पता चला कि आग जो खाना है, भोजन है, उसको पका के खाएंगे। पहले क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चे मांस ही खा लेते थे, आप सबको पता है, हम लोग क्लास 2 के 3 के एनसीईआरटी में पढ़े हैं। तो आग का आविष्कार कब हुआ, कब उन्हें पता चला कि मतलब पत्थर को रगड़ने से आग जलेगी? तो दोस्तों आग का आविष्कार किसमें हुआ था? पूरा पाषाण काल में। किसमें हुआ था दोस्तों? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये इसको नोट कर लीजिएगा। पहिए का आविष्कार ये पूछता है हमेशा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। नव पाषाण मतलब कब? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार हुआ था। कब? 4000 से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में नव पाषाण काल आता है, उसमें आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, मतलब व्हील का आविष्कार हुआ था। थर्ड है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रकृति नव पाषाण काल में सीखी। जितने भी सुधार हुए दोस्तों और मनुष्य का जीवन सिविलाइज्ड हुआ है, सभ्य हुआ है, वो नव पाषाण काल में ही अधिकतर हुआ है। तो मनुष्य ने घर बनाने की प्रकृति, मतलब पहले गुफाओं के बजाय घर बनाने पर जोर दिया गया। घर बनाकर लोग रहने लगे, एक साथ रहने लगे, समाज में रहने लगे। वो कौन था दोस्तों? मनुष्य ने घर बनाने की प्रकृति कब सीखी थी? तो नव पाषाण काल में मनुष्यों ने घर बनाने की प्रकृति सीखी। कब? उसका डेट है दोस्तों 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कई लोग पिछली बार एग्जाम में लिख कर आए थे घोड़ा, जी नहीं दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को। कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था मनुष्यों ने। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किसमें हुआ था दोस्तों? नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कृषि का आविष्कार किसमें हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले किसका प्रयोग किया दोस्तों? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा पहला प्रयोग किया जाने वाला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जानते हो दोस्तों? कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके, हाँ ऐसे कुछ होता है कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। पुनः एक बार देख लेते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रकृति नव पाषाण काल में सीखी थी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। और नव पाषाण काल क्या टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाए थे वो कौन सा था? तांबा था। और मनुष्य द्वारा पहला प्रयोग किया जाने वाला हथियार कौन सा था दोस्तों? तो कुल्हाड़ी था। चलते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष जो नाम है हमारे देश का, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, तो इसमें जो भारतवर्ष है इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। कौन सी थी दोस्तों? गेहूं थी। दो बातें हैं, नव पाषाण काल में फसल का प्रयोग हुआ और सबसे पहला प्रयोग कौन सा फसल का हुआ था दोस्तों? तो गेहूं का हुआ था। इसमें सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मुझे लगा है और पिछले 4-5 एग्ज़ाम को देखकर और पिछले यूपीएससी पेट के एग्ज़ाम को देखकर कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वही लेकर आए हैं दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें, सारे इंपॉर्टेंट्स ही हैं। खुद उसको इसका समझ जाइए कि एकदम इसको चाशनी में निकाल के लेकर आया हूँ, केवल ये क्रीम है। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह मिले हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आहत पूछ देगा, आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्का क्या है? तो क्या है? तो जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं है और उन पर जो चिन्ह मिले हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है,
अर्थात जो सिक्के जिनके ऊपर कोई लेख नहीं है और जो पे चिन्ह वगैरह बने हैं उसे कोई पढ़ने वाला नहीं प्राप्त हुआ है, चाहे कोई उसको पढ़ नहीं पाया है, तो वो कौन से सिक्के कहलाते हैं दोस्तों? आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके अनुसार दोस्तों? रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व हुआ था। पुनः देखेंगे, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख हाथी गुम्फ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। थर्ड है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली फसल क्या थी? गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और जिस पर जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं उसे ठीक ठाक से पढ़ा नहीं जा सका है या फिर उसका ज्ञान नहीं है, तो ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं दोस्तों? आहत सिक्के कहलाते हैं। और रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व में हुआ था। थोड़ा जान जाते हैं दोस्तों वेद के बारे में, क्योंकि बहुत नॉर्मल है आप में कि प्रमुख वेद कौन कौन थे। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। मतलब कोई पूछे वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है। ये और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये केवल यूपीएससी पेट के लिए ही नहीं है, क्योंकि आपके सुपर टेट में भी जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें भी सिलेबस थोड़ा बहुत सेम है। बाकी जो चैप्टर इसमें है यूपीएससी पेट में उसके अलग तो है ये सुपर टेट में, लेकिन जो यूपीएससी पेट का सिलेबस है हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि का, तो सुपर टेट में भी सेम है। तो सुपर टेट वाले भी क्लास के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। और वेदों की संख्या कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए कौन कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन कौन है दोस्तों? ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल मतलब क्या होता है दोस्तों? चैप्टर। पूछ सकता है कि मंडल का अर्थ क्या है, तो चैप्टर होता है। 1028 सूक्ति हाइम्स जिसको बोलते हैं, तथा 10,462 रचनाएं हैं। तो इन चारों वेदों में सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल हैं। 1028 क्या है आपकी? सूक्ति है, अपने हाइम्स हैं, तथा 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं दोस्तों? 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख नए मंडल में है, मतलब ऋग्वेद में ही है। देवता सोम जो है उसका उल्लेख नए मंडल में। 21 नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। जो सबसे प्राचीन नदी कौन है दोस्तों? सरस्वती, जिसे क्या बोलते थे? नदी तरना। क्या बोलते थे दोस्तों? नदी तरना। फिर से बात देखते हैं दोस्तों फिर से कि प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है क्या? ज्ञान। और वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है और 10,462 इसमें रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख भी ऋग्वेद के नए मंडल में जो बाद में जोड़ा गया था, और 21 नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख 3रे मंडल में है। पूछ सकता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 मंडल है, तो उसको किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी वो किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और ये किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है दोस्तों? सावित्री को समर्पित है। देखिए गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख 3रे मंडल में है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल मतलब 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य राजा के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी और यह युद्ध पुरुषननी माने चिनाब, आज का चेनाब है, चेनाब नदी के किनारे हुआ था। किसमें होता दोस्तों? चेनाब नदी के किनारे हुआ था। तो क्या समझे दोस्तों कि गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी वो किस मंडल में? 3रे मंडल में है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री देवी को समर्पित है।
वही सावित्री जिसने अपने पति के प्राण को यमराज से वापस ली थी, उनको समर्पित है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध दिखाया गया है, जो कहाँ हुआ था, चिनाब नदी, उस समय के पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी? राजा सुदास की जीत हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास पसंद आई होगी। हम एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बौद्ध धर्म की, उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पहले पढ़ लेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। तब तक के लिए क्लास में बने रहें, धन्यवाद।